अतीक अहमद, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में कभी खौफ और सत्ता का एक पूरा दौर था। सोचिए, एक तांगे वाले का बेटा जो 5 बार विधायक बना, सांसद बना। उसकी कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है, जिसमें जुर्म है, सियासत है और हद से ज्यादा महत्वाकांक्षा है। तो चलिए आज इसी बाहुबली के उदय और उसके नाटकीय पतन की पूरी कहानी को समझते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ऐलान था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इन लफ्जों ने दरअसल अतीक अहमद के पूरे साम्राज्य के खात्मे की पटकथा लिख दी थी। एक ऐसा अंत जो उतना ही सरेआम और हिंसक होने वाला था जितना उसका अपना राज रहा था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे एक आदमी जो इतना ताकतवर था, जो खुद को कानून से ऊपर समझता था, उसका अंत लाइव कैमरों के सामने गोलियों की बौछार से कैसे हो गया। ये कहानी सिर्फ अतीक के खत्म होने की नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम के चरमराने की है जिसने उसे पैदा किया और पाला पोसा। तो उस नाटकीय अंत तक पहुंचने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में चलना होगा। इलाहाबाद, जिसे आज हम प्रयागराज कहते हैं, उसकी उन्हीं धूल भरी गलियों में जहां से ये सब शुरू हुआ था। देखिए, अतीक अहमद को सियासत कोई विरासत में नहीं मिली थी। एक तांगे वाले का बेटा था वो, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। तो शुरुआत कहाँ से हुई? रेलवे यार्ड से कोयला चुराना, छोटी मोटी वसूली करना, और वो बहुत जल्दी ये समझ गया था कि असल ताकत डर में है, खौफ में है। अब उन दिनों इलाहाबाद में एक ही नाम का सिक्का चलता था, चांद बाबा। पुराना खिलाड़ी था, जिसे नेताओं और पुलिस दोनों का हाथ सिर पर था। अतीक ने शुरू में उसी के अंडर काम किया, लेकिन वो किसी के नीचे काम करने के लिए बना ही नहीं था। बहुत जल्दी चेला अपने गुरु से ही भिड़ने और उसकी सल्तनत पर कब्जा करने को तैयार हो गया था। और फिर आया साल 1989। ये वो साल था जिसने सब कुछ पलटकर रख दिया। सोचिए, अतीक ने अपने ही गुरु चांद बाबा के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। वोटों की गिनती हो रही थी और ठीक उससे कुछ घंटे पहले अतीक ने चांद बाबा को सरेआम गोलियों से भून दिया। मतलब एक तीर से 2 शिकार। जुर्म की दुनिया का ताज भी मिल गया और सियासत की कुर्सी भी। एक अपराधी अब माननीय विधायक जी बन चुका था। इस एक जीत ने अतीक को सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं रहने दिया, वो बन गया एक बाहुबली। ये शब्द यूपी की राजनीति में उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जिनकी एक टांग जुर्म में और दूसरी सियासत में होती है, और दोनों ही दुनिया पर उनका पूरा कंट्रोल होता है। 5, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। पूरे 5 बार लगातार 15 साल तक इलाहाबाद पश्चिम की सीट से उसे कोई हिला नहीं पाया। पार्टियां बदलती रहीं, सरकारें बदलती रहीं, लेकिन अतीक की जीत पक्की थी। और ये कोई लोगों की मोहब्बत नहीं थी, ये डर था, खौफ, जिसने उसे सत्ता में टिकाए रखा। तो सवाल ये है कि इस ताकत का इस्तेमाल वो करता कैसे था? पूरी बेरहमी से। उसे कानून की कोई परवाह नहीं थी। लखनऊ का वो गेस्ट हाउस कांड तो सबको याद होगा, जब उसने अपनी राजनीतिक दुश्मन मायावती को उनके विधायकों के साथ जिंदा जलाने तक की कोशिश की थी। और अपने इलाके में, अरे वहां तो उसकी अपनी सरकार चलती थी। व्यापारियों से इलेक्शन टैक्स लेना, बूथ कैप्चरिंग करना, यहां तक कि अपनी अदालत लगाना, जहां उसका फैसला ही आखिरी होता था। खाल खिंचवा लेना सुनने में ही कितना भयानक लगता है ना? लेकिन अतीक अहमद के लिए ये सिर्फ एक कहावत या धमकी नहीं थी, वो सच में ऐसा करता था। ये उसके बेरहम राज की पहचान बन गई थी। कहते हैं इलाहाबाद में उसका एक टॉर्चर चेंबर था, जहां वो अपने दुश्मनों को लाता था और घोड़ों को मारने वाले चाबुक से तब तक पिटवाता था जब तक उनकी खाल न उधड़ जाए। ये सिर्फ मारना नहीं था, ये पूरे शहर में एक मैसेज देना था, एक खौफ पैदा करना था, ताकि कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत भी ना कर सके। कंट्रोल करने का एक बहुत ही वहशी तरीका था ये। कहते हैं ना, हर बड़े साम्राज्य के पतन की शुरुआत एक छोटी सी दरार से होती है। अतीक के साम्राज्य में वो दरार पड़ी साल 2005 में। एक हत्या, एक ऐसा जुर्म जो उसकी तबाही की सबसे बड़ी वजह बनने वाला था। कहानी थी राजू पाल मर्डर केस की। हुआ ये कि अतीक बन गया सांसद, तो उसकी एमएलए वाली सीट खाली हो गई। वो चाहता था कि उसका भाई अशरफ वहां से जीते, लेकिन चुनाव जीत गया एक दूसरा नेता, राजू पाल। अतीक को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसका जवाब, दिन दहाड़े बीच सड़क पर राजू पाल को 19 गोलियां मारी गई। पर इस पूरी हैवानियत में अतीक एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा। उसने एक गवाह जिंदा छोड़ दिया, एक ऐसा आदमी जिसका नाम था उमेश पाल। और यही उमेश पाल आगे चलकर अतीक का सबसे बड़ा दुश्मन साबित हुआ। राजू पाल के मर्डर के बाद जो बाय इलेक्शन हुआ, उसमें अतीक का भाई जीत गया। अब सोचिए, भाई एमएलए,
खुद एमपी और स्टेट में अपनी ही पार्टी की सरकार। अतीक को लगा अब उसे कोई छू भी नहीं सकता। वो कानून से बहुत ऊपर पहुंच चुका है। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सियासत की हवा बदली और अतीक के अपने ही कर्म उसकी ताकत की दीवारों को अंदर ही अंदर से खोखला करने लगे। और फिर वक्त का पहिया घूमा। साल 2007 मायावती मुख्यमंत्री बनी और पूरा खेल बदल गया। जो उमेश पाल इतने सालों से डरा सहमा था, अब उसमें हिम्मत आई। उसने अतीक पर किडनैपिंग का केस कर दिया। अतीक गिरफ्तार हुआ और यहीं से शुरू हुआ उसकी हार का सिलसिला। एक के बाद एक 3 चुनाव हारा वो। बाहुबली की पकड़ अब ढीली पड़ रही थी। और अजीब बात ये थी कि जैसे जैसे उसकी सियासी ताकत कम हो रही थी, उसका क्राइम नेटवर्क और भी खतरनाक होता जा रहा था। अब वो सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं था। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक कहा गया कि उसके तार लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तान की आईएसआई से जुड़ गए थे। मतलब वो अब सिर्फ एक बाहुबली नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका था। और अब पुलिस का भी सब्र का बांध टूट रहा था। एक बहुत बड़े पुलिस अफसर ने अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को एक सीधी सीधी चेतावनी दी। ये एक सीधी चेतावनी थी कि अब खेल के नियम बदल चुके हैं और सरकार उसे एक ऐसे नासूर की तरह देख रही थी जिसे जड़ से उखाड़ना ही होगा। और इसी के साथ कहानी अपने आखिरी दौर में पहुंचती है। अंतिम हिसाब का वक्त आ गया था। इतने सालों की गिरावट के बाद भी अतीक का घमंड कम नहीं हुआ था। उसे लगा कि उसने सबसे बड़ी मुश्किल पार कर ली है। हुआ ये कि सीबीआई ने किसी टेक्निकल वजह से उमेश पाल का नाम गवाहों की लिस्ट से हटा दिया। अतीक को लगा बस अब खेल खत्म, मैं जीत गया। लेकिन उसने एक आम आदमी की जिद को, इंसाफ की लड़ाई को बहुत हल्के में ले लिया। और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। तारीख थी 24 फरवरी 2023। हार की हताशा में अतीक ने अपना आखिरी और सबसे खूनी दांव चलाया। उसके बेटे असद ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर उमेश पाल और उसके सरकारी गनर्स को दिन दहाड़े बीच सड़क पर गोलियों से भून डाला। ये सिस्टम को एक खुली चुनौती थी, लेकिन ये एक ऐसी चुनौती थी जिसका जवाब मिलना तय था और बहुत भयानक तरीके से मिलना तय था। और इसके बाद जो हुआ वो बहुत बहुत तेजी से हुआ। मुख्यमंत्री की उस कसम के बाद मिट्टी में मिला देंगे, अगले 50 दिनों के अंदर अतीक का पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। एक एक करके उसके शूटर मारे गए। उसका बेटा असद एनकाउंटर में मारा गया। और तो और अतीक को जिंदगी में पहली बार किसी केस में सजा हुई। और फिर 15 अप्रैल, जिस हिंसा के दम पर उसने अपना राज बनाया था, उसी हिंसा ने लाइव टीवी पर पूरी दुनिया के सामने उसका अंत कर दिया। अतीक अहमद की कहानी एक सबक है, एक चेतावनी है। ये दिखाती है कि जुर्म और सियासत का कॉकटेल कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन ये कहानी ये भी बताती है कि कोई भी कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, वक्त से बड़ा कोई नहीं होता। कई लोगों के लिए उसका अंत भगवद गीता के इसी श्लोक को सच साबित करता है कि अधर्म का विनाश निश्चित है। ये न्याय के चक्र की एक ऐसी याद दिलाता है जो शायद हमेशा याद रखी जाएगी।